सबों का लर्निंग ऑन ट्यूब प्यार। और आज इस चैनल पे संवैधानिक विकास के अंतर्गत कैबिनेट मिशन प्लान को समझेंगे, कैबिनेट प्लान को, और इसके विषय में क्या क्या मुख्य मुख्य बातें थी, संवैधानिक विकास से यह किस तरह से रिलेटेड था, इस सब टॉपिक्स को इसमें डील करेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यह कैबिनेट मिशन क्यों लाया गया था। अब चूंकि हमने इससे पहले के वीडियो में पढ़ा कि वैवेल योजना जो कि 1945 में लाया गया था, ठीक है, वैवेल योजना कब लाया गया था, एक बार और आपको रिकॉल करा दूं। एग्जैक्ट डेट उसकी थी 25 जून 1945 को वैवेल योजना लाई गई थी। अब इस वैवेल योजना के असफल हो जाने के कारण अब भारत में एक राजनीतिक गतिरोध या फिर एक कह सकते हैं राजनीतिक शून्यता की स्थिति पैदा हो गई थी। तो इस गतिरोध को दूर करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने फिर से एक बार प्रयास किए कि इस गतिरोध को दूर किया जाए, और उन्होंने ब्रिटिश सरकार ने कैबिनेट मिशन को भारत में भेजा राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए। राजनीतिक गतिरोध किस लिए, तो यह गतिरोध यह था कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग में किसी तरह की सहमति ही नहीं बन पा रही थी, जिसकी वजह से कोई भी विचार, कोई भी वार्ता या फिर कोई भी तरह का प्रावधान टिक नहीं पा रहा था। ठीक है, तो इस राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए एक वैवेल योजना के बाद कैबिनेट मिशन को भारत में भेजा गया, जिसमें 3 सदस्य थे। कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे, यह क्वेश्चन आमतौर पे पीटी में पूछा जाता है। कैबिनेट मिशन में सदस्यों की संख्या 3 थी। ठीक है, 3 सदस्य थे। कौन कौन थे ये 3 सदस्य, तो सबसे पहले तो इनका नाम था, एक तो पैथिक लॉरेंस नाम था, पैथिक लॉरेंस, ठीक है। दूसरे थे एवी अलेक्जेंडर, और उसके अलावे सर स्टैफर्ड क्रिप्स, ये 3 सदस्य थे इसमें। ठीक है, सर स्टैफर्ड क्रिप्स। और इन तीनों सदस्यों सहित यह कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में आया था, और यह भारत में रहा मार्च 1946 से लेकर के मई 1946 तक भारत में रहा था यह। ठीक है, अब कैबिनेट मिशन में क्या क्या मुख्य मुख्य बातें थी, यह एक बार फिर से देख लेते हैं इसमें भी। तो कैबिनेट मिशन का पहला प्रावधान तो यह था कि ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों को मिला करके एक संघ बनाया जाएगा। इस अखिल भारतीय संघ से ही रिलेटेड कुछ हमने देख लिया हुआ है। 1935 के अधिनियम में भी एक संघ की परिकल्पना की गई थी। तो वही इसमें सेम वही नहीं था, लेकिन थोड़े से परिवर्तन के साथ एक संघ की बात इस कैबिनेट मिशन में भी किया गया था। तो इस संघ के पास कौन कौन से विषय या विभाग होंगे इस भारतीय संघ में, इस भारतीय संघ को विषय कौन कौन से दिए जाएंगे, तो इन्हें विषय दिए जाएंगे भारतीय संघ को विदेश, रक्षा और संचार। विदेश, रक्षा और संचार से संबंधित सभी विभाग इस संघ को दिए जाएंगे, और इन सभी विभागों के लिए धन जुटाने का अधिकार होगा संघ को। इनके लिए धन कहाँ से आएगा, तो यह संघ जुटाएगी अपने स्रोतों से। ठीक है, धन जुटाएगी यह। नेक्स्ट था, पहला प्रावधान तो यह हो गया। दूसरा प्रावधान इसमें था, दूसरा प्रावधान था कि संघ की एक कार्यपालिका और विधायिका होगी। कार्यपालिका
और विधायिका होगी। संघ की एक कार्यपालिका और विधायिका होगी, जिसमें कौन कौन शामिल होंगे? जिसमें ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों के प्रतिनिधि होंगे। संघ की कार्यपालिका में कौन कौन से लोग होंगे? तो ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों के प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। ठीक है, प्रतिनिधि। और उसके अलावे तीसरा प्रावधान इसमें यह था कि संघ से संबंधित विषयों के अतिरिक्त सभी विषय और सभी अवशिष्ट अधिकार प्रांतों में निहित रहेंगे। अब संघ से संबंधित जितने भी विषय थे, उसके अलावे अगर कोई विषय या कोई भी अधिकार बच जाता है, तो यह सारे अवशिष्ट शक्तियों या फिर अवशिष्ट विषयों या अवशिष्ट शक्तियों के रूप में कहाँ रहेंगी ये सब? तो यह सब रहेंगी प्रांतों में। अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों में रहेंगी। ठीक है। और इसके अलावे चौथा प्रावधान यह था कि प्रांतों को कार्यपालिका तथा विधायिका के साथ समूह बनाने की छूट होगी और प्रत्येक समूह सर्वमान्य प्रांतीय विषयों का निर्धारण कर सकता है। प्रांत कार्यपालिका और विधायिका के साथ समूह बना सकता है। कार्यपालिका और विधायिका के साथ यह समूह संघ जो है बना सकता है। और प्रत्येक समूह जो यह समूह बनाएंगे, तो यह जितने भी समूह होंगे वे सभी सर्वमान्य प्रांतीय विषयों का निर्धारण कर सकेंगे। अर्थात ये समूह जो होंगे अपने लिए विषयों का निर्धारण स्वयं कर सकेंगे। ठीक है। सभी सर्वसम्मति से विषयों का निर्धारण किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, सभी दलों की सहायता से जल्द ही एक अंतरिम सरकार की भी व्यवस्था की जाएगी, जिसमें सभी विभाग भारतीय नेताओं के पास रहेंगे। सभी दल इसमें होंगे। अंतरिम सरकार की स्थापना की जाएगी। अंतरिम सरकार की स्थापना की जाएगी इसमें। और इस अंतरिम सरकार में कौन कौन से लोग होंगे? तो इस अंतरिम सरकार में शामिल होंगे सभी दलों के प्रतिनिधि। सभी दलों के प्रतिनिधि इसमें होंगे। इसके अलावा सभी दलों के प्रतिनिधि होंगे और इसमें सभी विभाग भारतीय नेताओं के पास रहेंगे। इस अंतरिम सरकार में सभी विभाग जो हैं वह भारतीय नेताओं के पास रहेंगे। तो यह सब दिया गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सातवां प्रावधान इसमें था और यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था कि इसमें सातवें प्रावधान में यह कहा गया था कि संघ और समूहों के संविधानों में संघ और उसके द्वारा जो समूह बनाने की जो बात की गई थी, अभी हमने पढ़ा है कि समूह की बात की गई थी। प्रांतों को कार्यपालिका और विधायिका के साथ जो समूह बनाने की छूट दी गई थी, तो ये समूह जो होंगे, संघ और समूह, इन दोनों को मिला करके एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण किया जाएगा। संघ और समूहों द्वारा एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण किया जाएगा जिसमें कि ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि कोई भी प्रांत अपनी विधानसभा के बहुमत से 10 वर्ष की अवधि के बाद और उसके पश्चात, एक तो 10 वर्ष की अवधि बीत गई संघ और समूहों के द्वारा प्रशासन करते हुए, ठीक है, तो 10 वर्ष के पश्चात अपनी बहुमत से
प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल में संविधान की शर्तों पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकेगा। अब ये चीज जो थी ये बड़ी उलझाने वाली थी कि भाई आप तो एक तो ये संघ और समूह दोनों कार्य करेंगे 10 साल तक, और 10 साल के बाद फिर अपनी बहुमत के द्वारा संविधान सभा का विवरण निर्धारित करना ही संविधान सभा के लिए जो शर्तें इत्यादि होंगी उन शर्तों पर पुनर्विचार करने के लिए ही आप कह रहे हैं 10 साल के बाद। मतलब कि पहले तो आप 10 साल का आपने दे दिया टाइम, ठीक है, उसके और बाद फिर विचार ही करेगी। 10 साल के बाद भी कोई उम्मीद नहीं है, 10 साल के बाद संविधान सभा की शर्तों पर विचार ही किया जाएगा। तो अब इस चीज को लेकर के, इस प्रावधान को लेकर के भारतीयों का सब्र अब एकदम बेसब्र हो चुके थे भारतीय। तो इसी चलते कैबिनेट मिशन ने यह बात स्पष्ट कर दिया कि अब कैबिनेट मिशन अथवा ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य केवल उस तंत्र को सक्रिय बनाना था जिस पर कि भारतीयों के लिए संविधान तय किया जा सके। मतलब कि भारतीयों के लिए संविधान सभा के निर्माण से संबंधित तंत्र को ही सक्रिय बनाना उद्देश्य था, और संविधान के निर्माण के प्रति अभी तक भी ब्रिटिश सरकार की कोई भी स्पष्ट नियत नहीं थी। लेकिन फिर भी कांग्रेस इसमें शामिल तो हो गई थी, कांग्रेस इसमें शामिल हो चुकी थी, लेकिन मुस्लिम लीग ने स्वीकृति देने के बावजूद मुस्लिम लीग इससे अलग हो गई। मुस्लिम लीग इससे अलग हो गई। तो मुस्लिम लीग की स्वीकृति के बिना ही इसको वायसराय ने, लीग के प्रतिनिधित्व के बिना ही इस कार्यकारिणी समिति का गठन कर लिया। जो यह कार्यकारिणी समिति का गठन किए जाने का जो यह प्रावधान था इसमें कैबिनेट मिशन में, तो इस कार्यकारिणी समिति का गठन मुस्लिम लीग के प्रतिनिधित्व के बिना ही वायसराय ने कर लिया। अब वायसराय के द्वारा जो यह कदम उठाई गई, यह कदम उठाया गया, इस कदम को मुस्लिम लीग ने अनुचित बताया, और अनुचित बताते हुए मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस अनुचित बताया था। किसने? मुस्लिम लीग ने। और इसके विरोध में ही मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घोषणा की थी, और यह विरोध स्वरूप प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का आह्वान किया था, और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था। यह किस तारीख को मनाया गया था? यह मनाया गया था 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने 1946 को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था। किस लिए? वायसराय के इस कैबिनेट मिशन प्लान को विरोध करने हेतु। ठीक है, तो इस तरह से कैबिनेट मिशन हो गया। नेक्स्ट पे हम लोग आगे चलते हैं, अंतरिम सरकार का गठन। ठीक है, मुस्लिम लीग द्वारा 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घोषणा किए जाने के बाद, ठीक है, उसके बाद 24 अगस्त 1946 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई। अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के गठन की घोषणा की गई। इस अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का नेतृत्व दिया गया जवाहरलाल नेहरू को। जवाहरलाल नेहरू इसके नेतृत्व करता थे, और इनका सहयोग करने के लिए इसमें अन्य 11 सदस्य थे। अंतरिम सरकार में जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे, ठीक है, इसका लीडरशिप कर रहे थे, और इसमें इस कार्य में इनका सहयोग करने के लिए अन्य 11 सदस्य भी थे। ये 11 सदस्य थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आसफ अली, शरद चंद्र बोस, डॉक्टर जॉन मथाई, सर शफाद अहमद खान, जगजीवन राम और सरदार बलदेव सिंह। उसके अलावा सैयद अली जहीर, सी राजगोपालाचारी और डॉक्टर CH भाभा भी इसमें शामिल किए गए थे।
ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में उनके 11 सहयोगियों के साथ जो यह अंतरिम सरकार सरकार की घोषणा की गई थी, तो इसके गठन कब किया गया? तो यह गठन किया गया था 24 अगस्त को, तो घोषणा किया गया, ठीक है। तो इस अंतरिम सरकार का गठन किया गया 2 सितंबर 1946 को। ध्यान से देखिएगा, 2 सितंबर 1946 को जो अंतरिम सरकार का गठन किया गया, इसमें मुस्लिम लीग को भी इसमें शामिल होने का आग्रह किया गया, लेकिन इसमें मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुआ। मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुआ इसने शामिल होने से इनकार कर दिया, ठीक है। तो बिना मुस्लिम लीग के शामिल हुए ही 26 अक्टूबर 1946 को बिना मुस्लिम लीग के शामिल हुए ही 2 सितंबर 1946 को इसका गठन कर दिया गया। लेकिन जब यह शामिल नहीं हुए तो यूं ही कर लिया गया गठन बिना मुस्लिम लीग के सदस्यों के साथ ही, बिना उसके ही, ठीक है। लेकिन जब 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग के कुछ सदस्य इसमें शामिल हुए थे, 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग के कुछ सदस्य, लगभग 5 प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए थे। 5 प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए थे, और इसमें पहले से जो 3 प्रतिनिधि शामिल थे जवाहरलाल नेहरू के साथ 11 सदस्यों में 3 प्रतिनिधि मुस्लिम भी शामिल थे। ये 3 प्रतिनिधि थे सैयद अली जहीर, शरद चंद्र बोस और सर शफात अहमद खान। इन तीनों को परिषद से निकाल दिया गया। लेकिन यहाँ पे फिर मुस्लिम लीग का फिर एक हठीलापन फिर दिखने लगा यहाँ भी, कि मुस्लिम लीग इसमें शामिल तो हो गई थी, अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल हो गई थी, अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल तो हो गई, लेकिन इसका हठ फिर बना रहा। यह हठ किस मामले में? तो हठ बना रहा संविधान सभा में शामिल होने के मामले में। संविधान सभा में शामिल होने से मुस्लिम लीग ने इनकार कर दिया, यहां शामिल नहीं हुई, ठीक है। तो मुस्लिम लीग के शामिल न होने के बावजूद ही 11 दिसंबर 1946 को, याद रखिएगा, 11 दिसंबर 1946 को बिना मुस्लिम लीग के ही संविधान सभा का गठन कर लिया गया। संविधान सभा का गठन कब कर लिया गया? ये क्वेश्चन पूछता है, संविधान सभा का गठन कब किया गया? 11 दिसंबर 1946 को, ठीक है। तो 11 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा का गठन किया गया, इसमें अध्यक्ष बनाए गए थे, अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसमें अध्यक्ष बनाए गए थे, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। और मुस्लिम लीग ने एक तो संविधान सभा का विरोध किया, और उसके अलावे उसने अपने कट्टरवादी विचारधारा का पालन करते हुए अलग पाकिस्तान राष्ट्र की स्थापना का अपनी मांग को प्रबल रूप से सामने रखा, मतलब कि अधिक ज्यादा पुरजोर तरीके से समर्थन किया, ठीक है। अब इन दोनों का, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के इस तरह के बर्ताव से कभी किसी बात पे कांग्रेस राजी होती तो कभी किसी बात पे इनकार करती, कभी मुस्लिम लीग किसी बात पे राजी होती तो कभी किसी बात पे इनकार करती। तो यह सब देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने 20 फरवरी 1947 को एक घोषणा किया। कौन सी घोषणा की ब्रिटिश सरकार ने? तो ब्रिटिश सरकार ने 20 फरवरी 1947 को एक ऐतिहासिक घोषणा की कि अब ये चूंकि भारतीय राजनीतिक दलों के जो आपसी मतभेद हैं वह संविधान सभा के कार्य में बाधा उत्पन्न करते हैं, तो इस बाधा उत्पन्न करने की इनके कार्यशैली को देखते हुए और इस राजनीतिक अनिश्चितता जो बनी हुई है, इस राजनीतिक अनिश्चितता को देखते हुए
ब्रिटिश सरकार ने यह फैसला किया है राजनीतिक अनिश्चितता को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने यह घोषणा की कि इस अनिश्चितता को देखते हुए ब्रिटिश सरकार जून 1948 तक सत्ता भारतीयों को सौंप देगी, ठीक है कि भाई आप अपने हिसाब से अपने संविधान सभा का गठन कीजिए, अपना संविधान बनाइए और अपने अपने तरीके से अपना मामला निपटाइए, ठीक है। तो यह घोषणा उन्होंने किया जून 1948 तक वे सत्ता भारतीयों के हाथों में दे देंगे, ठीक है। तो यह थी अंतरिम सरकार के गठन की मुख्य बातें। तो दोस्तों इस तरह से यह वीडियो समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग माउंटबेटन योजना और उसके अलावा माउंटबेटन के साथ साथ 3 जून की जो 1947 वाली घोषणा हुई थी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, इनके विषय में भी पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही और धन्यवाद आप सबों का इस वीडियो को वॉच करने के लिए। वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।